नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश चौधरी एक बार पुनः आपका मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, 2 दिनों पूर्व झारखंड के महामहिम राज्यपाल अपने अभिभाषण के दौरान झारखंड वासियों से और उसी में सहारा के उन निवेशकों से यह कहते दिखे कि सहारा के पीड़ित उन निवेशक जिनको अभी तक सहारा ने भुगतान नहीं किया है, उनकी लड़ाई को सर्वोच्च न्यायालय से लेकर राज्य के हर न्यायालय तक और संसद से लेकर सड़क तक लड़ा जाएगा और राज्य के उन सभी पीड़ित निवेशकों को जब तक भुगतान नहीं होता तब तक लड़ाई को जारी रखा जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में क्या समझा जाए कि अब क्या सहारा के उन निवेशकों को जिनका भुगतान नहीं हो रहा है, उनको राज्य सरकारों से गुहार लगानी पड़ेगी? लग तो ऐसा ही रहा है। पिछले दिनों झारखंड और महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा चुनावों के दौरान केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में कहे या फिर अपने प्रण के जरिए देश के विभिन्न अखबारों के माध्यम से यह प्रकाशित करवाया कि सहारा के निवेशकों की पाई पाई का भुगतान हम करेंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री व मौजूदा कृषि मंत्री ने भी अपनी चुनावी सभाओं में इसी चुनावी वादों को दोहराते दिखे। और ठीक इसके विपरीत झारखंड की जेएमएम, जो कि वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी है झारखंड की, उसने सहारा के उन पीड़ित वर्ग को, या फिर कहे कि जिस हिंदुस्तान की पटल पर उस संगठन ने कहीं ना कहीं निवेशकों को, और वो भी हिंदुस्तान भर के निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए, या फिर यूं कहे कि उनको भुगतान दिलाने के लिए हिंदुस्तान के पटल पर अलग जगानी शुरू की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक बर्फी पहुंचे। लेकिन 3, 4 और 5 सितंबर की सुनवाई के दौरान उनके मामले को नहीं सुना गया और उसी संगठन ने जेएमएम का साथ देते हुए केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को पटकनी देने का काम या फिर श्रेय लेने का काम करते दिखे, जिसको लेकर झारखंड में जेएमएम अपनी सरकार बनाती दिखी। और इसी जेएमएम ने उस संगठन से यह वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आ गए तो सहारा की लड़ाई को हम लड़ेंगे और झारखंड राज्य में जितने भी कार्यकर्ता भुगतान नहीं होने के कारण इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं, उनको आर्थिक सहायता के रूप में कोई ना कोई राशि जरूर दी जाएगी। साथियों, यहां पर एक सवाल उठता है कि जो संगठन हिंदुस्तान की पटल पर अलग जगा रहा था, क्या वो झारखंड राज्य तक ही सीमित हो गया है? क्योंकि अभी भाषण में ऐसा ही दिखा महामहिम राज्यपाल के मुखारबिंदु से कि राज्य के निवेशकों, तो ऐसी दशा में देश भर के जो निवेशक हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी उम्मीद और अपनी आशाएं इन संगठनों के मार्फत संजो कर रखी थी, आखिर उन आशाओं और उम्मीदों का क्या होगा? या फिर राज्य के सीमित दायरे से बाहर निकलकर
ये संगठन देश भर के निवेशकों की बात को भी आगे ले जाने का काम करेंगे। साथियों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो संगठन पीआईएल के माध्यम से यानी जनहित याचिका के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पटल पर पहुंचे थे, वहां पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका को स्वीकार करना शायद अच्छा नहीं समझा और उस पीआईएल को अन्य किसी मामले के संग जोड़कर सुनने का ऑर्डर दे दिया। दोस्तों, जब निवेशकों की पीड़ा माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनने को तैयार नहीं है, जब निवेशकों की पीड़ा केंद्र सरकार सुनने को तैयार नहीं है, जब निवेशकों की पीड़ा सहारा स्वयं सुनने को तैयार नहीं है, तो ऐसी दशा में जिस संगठन ने राज्य सरकारों का साथ दिया, क्या वही रास्ता उचित है? उसी रास्ते से सहारा के निवेशकों का भुगतान होगा? लग तो ऐसा ही रहा है। ऐसा इसलिए कि जिस तरह जेएमएम पार्टी ने और महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान जो बातें कही, अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो बातें कही, उनको कहीं ना कहीं सार्थक करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, दूसरा विकल्प कोई दिख रहा है? शायद तक नहीं। सहारा के उन निवेशकों के भुगतान का मामला सुलझने के बजाय उलझता चला जा रहा है। उलझता इसलिए कह रहा हूं मैं कि एक तरफ जिस पोर्टल से हजारों खामियां हैं, जिस पोर्टल से 5 लाख से ऊपर का भुगतान नहीं हो रहा है, जिस पोर्टल से एमआईएस का भुगतान नहीं हो रहा है, जिस पोर्टल पर डेथ मैच्योरिटी या पेबल जैसे अकाउंटों का कोई विकल्प नहीं है, उस पोर्टल की समयावधि माननीय सर्वोच्च न्यायालय 2025 दिसंबर तक बढ़ा देता है। साथियों, सीआरसीएस ने जिन सोसाइटियों को, चाहे वो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, 22 राज्यों में काम करने की अनुमति दी। हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, 15 राज्यों में काम करने की अनुमति दी। स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव हो, 14 राज्यों में काम करने की अनुमति दी। सहारियन ई मल्टीपर्पज का हो, 17 राज्यों में काम करने की अनुमति दी। और आज उसी सीआरसीएस द्वारा लाए गए पोर्टल पर जब इन सभी राज्यों के निवेशक माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के कथनानुसार आवेदन करते हैं और 45 दिन का इंतजार करने के बाद भुगतान की जगह अगर उनको मिलती है तो डिफिशियंसी, आखिरकार कब तक यह डिफिशियंसी का खेल खेला जाएगा? दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो नियामक इन कोऑपरेटिव सोसाइटियों को लाइसेंस जारी किया था, उसके दौरान क्या इसने कभी ऑडिट नहीं की? या अगर ऑडिट की तो जो कमियां वो आज दिखा रहे हैं, उन कमियों को दुरुस्त करने का काम सहारा को क्यों नहीं बताया? आज तरह तरह की जो डिफिशियंसियां आ रही है, क्या उसका उत्तरदायित्व उस निवेशक का है जिसने सहारा की चारों सोसाइटियों में निवेश किया?
जिस तरह से सेबी ने देश के उन रियल एस्टेट और हाउसिंग के निवेशकों को, चाहे वो सैकड़ों करोड़ ही थे, लेकिन बांटा इसके दौरान उन्होंने एक कार्यप्रणाली संचालित की थी कि अगर आपने आवेदन किया है तो वो उसी आवेदन को सहारा के समक्ष प्रस्तुत करते थे और उनसे वेरीफाई करवाते थे कि भाई इस निवेशक का ये पैसा जमा है। जब सहारा हामी भर देता था तो उसके खाते में सेबी पैसा ट्रांसफर कर देती थी। क्या यही नियम दूसरी सरकारी एजेंसी सीआरसीएस लागू नहीं कर सकती? जिन जमाकर्ताओं ने सीआरसीएस में लॉगिन किया है, लॉगिन करने के तुरंत बाद सीआरसीएस सहारा से क्यों नहीं पूछती कि कमियों को छोड़िए, आप तो ये बताइए कि इस जमाकर्ता का पैसा जमा है या नहीं। कमियां आप दूर करते रहिए, यह आपका काम है, जमाकर्ता का नहीं। और अगर कोई आपके हामी भरने के बाद में कोई जमाकर्ता गलत पाया जाता है तो उसका सुधार आप कीजिएगा, जमाकर्ता को सिर्फ भुगतान दीजिएगा। करने के लिए काफी हो सकता है, लेकिन अगर कोई करना ही ना चाहे दोस्तों, तो उसके लिए क्या कहा जाए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।